हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। हम लोगों ने लगभग अप्रोक्सीमेटली 32 पार्ट में ये हम कवर कर रहे हैं एनआईएसएम सीरीज़ 5A मॉक टेस्ट, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा पोर्शन आपके क्वेश्चंस आंसर्स को और आपके स्टडी मटेरियल्स को कवर कर लेता है। इसके बाद हम अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग एक क्विज और ये कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, और जो भी उसमें हाईएस्ट स्कोर करेगा उसको हम एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज गिफ्ट भेजेंगे अपने सब्सक्राइबर को और व्यूअर को। जो भी उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेगा और हाईएस्ट स्कोर करेगा उसको हम सरप्राइज सरप्राइज गिफ्ट भेजेंगे, और वी कैन से बैंक्टोरियल की मर्चेंडाइजिंग गिफ्ट्स भेजेंगे। तो आप तैयार रहेगा उसके लिए डेफिनेटली। साथ में हम कुछ मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें डेफिनेटली जो भी उसको मेंबर्स होंगे हमारे इस चैनल के, वो डेफिनेटली उनको काफ़ी कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे एग्जाम्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और साथ ही में हम आपके पास एक कुछ ऐसी भी चीज़ें लेके आएंगे, जैसे इस पर्टिकुलर एनआईएसएम मॉक टेस्ट सीरीज के हमारे 33-34 पार्ट के आसपास होंगे। तो डेफिनेटली हम आपके पास एक कंपोजिट वीडियो भी लेके आएंगे, जिसमें वो सभी पार्ट्स को कवर करेगी, और डेफिनेटली वो रिवीजन के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगी, जिसमें सभी जितने भी पार्ट्स हैं उसके क्वेश्चन एक ही वीडियो में होंगे। तो गाइज कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियो सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप अपने अगर कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, तो आई विल बी वेरी 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 थैंकफुल टू यू। तो लीजिए आज के पार्ट 30 पे जो मॉक टेस्ट सीरीज है हमारी एनआईएसएम 5A मॉड्यूल के ऊपर, उस पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। देखिए कौन सी जो डिविडेंड जो हमारी स्कीम है उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है। ऑप्शन ए है डेट ओरिएंटेड फंड्स, बैलेंस्ड फंड, लिक्विड फंड्स, इक्विटी फंड्स। देखिए अभी ये रिसेंटली जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अभी सभी पर एप्लीकेबल है, इसलिए इसमें हमने आपको आंसर नहीं लिख के दिया है। पहले क्या है, आप देखिए इसमें ऑन डेट ओरिएंटेड फंड्स डीडीटी इज एट द रेट ऑफ 25%। अगर आप इसको टोटल सरचार्ज और सेस भी इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास इसका अप्रोक्सीमेटली 29.12% के करीब बन जाएगा। However, equity oriented funds were exempted from DDT. पहले वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से exempted थे, बट इन 2018 द टैक्स ऑन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आर एट द रेट ऑफ 10%, जो कि सरचार्ज और सेस को मिलाकर 11.648% हो जाता है, वो स्टार्ट हुआ था। एंड द डिविडेंड रिसीव्ड, बट इस सभी केसेस के अंदर डिविडेंड रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ फंड होल्डर। तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो एएमसीज ही गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देती है, जबकि इन्वेस्टर्स को पेमेंट नहीं करना पड़ता। बट सभी स्कीम्स में भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अप्लीकेबल है, किसी में भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। देखिए सेक्टर एलोकेशन इज द की डिसीजन इन द बॉटम अप अप्रोच। तो देखिए जब भी हम कोई असेट एलोकेशन करते हैं तो दो तरह की अप्रोच करते हैं, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। जब हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले हम इकोनॉमीज, क्योंकि टॉप में क्या आता है इकोनॉमीज, उसको स्टडी करते हैं, फिर इकोनॉमीज में सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, और फिर लास्ट में हम कंपनीज को डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। जबकि हम बॉटम अप अप्रोच में सबसे पहले कंपनीज को डिस्कस करते हैं, जो अच्छी कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद कौन से अच्छे सेक्टर्स अच्छे कर सकते हैं, और उसके बाद हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो देखिए अब दोबारा से क्वेश्चन को रीड करते हैं, सेक्टर सिलेक्शन इज द की डिसीजन इन द बॉटम अप्रोच, ट्रू और फॉल्स। तो आंसर हमारा बी हुआ, क्योंकि की डिसीजन इज बॉटम अप्रोच के अंदर हमारा जो फर्स्ट की डिसीजन हुआ वो कंपनीज, कि कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही हैं और कौन सी कंपनीज में आने वाले टाइम में रिटर्न्स अच्छी हो सकती हैं। राइट, तो इसमें हमारा आंसर हुआ बी। इलिक्विड शेयर्स वुड बी वैल्यूड एट। देखिए जो लिक्विड शेयर्स हैं उनकी तो मार्केट में वैल्यू रहती है, रोज ट्रेड होते हैं मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ट्रांसफरेबल होती है, और आप डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में उनकी वैल्यूज को आप चेक भी कर सकते हैं। बट जो इलिक्विड शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स ट्रेड नहीं करते हैं, उसकी जो शेयर्स है वो कैसे वैल्यू की जाती है। ऑप्शन ए, वैल्यू डिसाइडेड बाय द ब्रोकर, फेयर वैल्यू एज गाइडलाइन बाय द सेबी, थर्ड प्राइस डिसाइडेड बाय द ऑफ मार्केट ट्रेड, और नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर है हमारे पास सी। जो इलिक्विड शेयर होते हैं वो एक ऑफ मार्केट में ट्रेड होते हैं। मान लीजिए कि मैं सेलर हूं और कोई दूसरा मेरा फ्रेंड है वो बायर है, तो वो जो उसका इलिक्विड शेयर है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, वो होगी कि मैंने उसको कितने प्राइस पर बेच दिया ऑफ मार्केट ट्रेड में। हेंस द प्राइसेस ऑफ इलिक्विड शेयर वुड बी डिटरमाइंड बाय द ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शंस।
Tax consultant should not advise financial planning to his client. False or true? Hence B, that is false. Why? Because tax consultant की भी एक ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने क्लाइंट को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताए और उसको एडवाइस करे. Hence answer is B, that this statement is not correct. पैक्टोरियल की इस वीडियो का नया क्वेश्चन देखिए, चलते हैं हम. मदर वांट टू सेट अपार्ट 25 lakhs in 3 years टाइम. व्हाट इट इज? मदर है वो 25 लाख रुपीस अलग से अपार्ट रखना चाहती है इन 3 years. तो ये क्या है? ए फाइनेंशियल गोल, बी असेट एलोकेशन, सी फाइनेंशियल प्लानिंग, डी फाइनेंशियल डिजायर. तो देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल गोल. व्हाई? बिकॉज शी हैज ए गोल to keep aside 25 lakh rupees in 3 years time. This would be classified as the financial goal. Hence answer is A. Following is the asset allocation. A, dividend payout and growth option. देखिए नहीं है. डिविडेंड पे आउट एंड ग्रोथ ऑप्शन क्या है कि असेट एलोकेशन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं कितना मुझे इक्विटी में लगाना है, कितना मुझे डेट में लगाना है, कितना मुझे कैश रखना है. जब आप डिविडेंड पे आउट एंड ग्रोथ ऑप्शन करते हैं तो ये तो सब पार्ट हो गया. आप ऑलरेडी कुछ स्कीम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं कि डेट में है या इक्विटी में है. तो ये एसेट एलोकेशन का पार्ट नहीं है. एसेट एलोकेशन का पार्ट है कि आप किस तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे. गोल्ड में करेंगे, आर्ट में करेंगे, इक्विटी में करेंगे, डेट में करेंगे. देखिए अब बी है हमारा आर्ट एंड गोल्ड फंड. दिस इज करेक्ट बिकॉज देन दिस इज द एसेट एलोकेशन, दैट हाउ मच टू बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड, आर्ट, इक्विटी और डेट. देखिए सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ग्रोथ एंड वैल्यू फंड. ये अप्लीकेबल नहीं है. दिस इज नॉट एसेट एलोकेशन बिकॉज एसेट एलोकेशन में जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद उसका सब पार्ट आता है ग्रोथ एंड वैल्यू फंड. ये एसेट एलोकेशन नहीं है. एसेट एलोकेशन वुड बी दैट हाउ मच यू वुड इन्वेस्ट इन गोल्ड, हाउ मच वुड बी इन आर्ट, हाउ मच इन इक्विटी, हाउ मच इन डेट, हाउ मच इन कैश, हाउ मच इन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड अदर वेरियस एसेट क्लास. और डी ऑप्शन एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड. देखिए ये भी वो फंड्स के पार्ट है तो ये भी नहीं है, इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ बी, आर्ट एंड गोल्ड फंड. जब हम इसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन करते हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन. लिमिट ऑफ द कमीशन टू बी पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर इज डिसाइडेड बाय द सेबी. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई? दैट कमीशन टू बी पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट डिसाइडेड बाय द सेबी, रेदर इट डिसाइडेड बाय द पर्टिकुलर एएमसी और द फंड हाउस. What is an NFO investments? NFO stands for New Fund Offer. अब देखिए इसमें ऑप्शन है ये इन्वेस्टमेंट डन बाय द इन्वेस्टर्स इन द न्यू स्कीम. दिस इज करेक्ट. NFO stands for न्यू फंड ऑफर. तो यहाँ न्यू स्कीम है, दैट इज द सेम. एंड आंसर इज ए. सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम. एडिशनल परचेज बाय एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स. दिस इज नॉट एन NFO इन्वेस्टमेंट बिकॉज दिस इज नॉट न्यू स्कीम. फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज देयर मे बी रनिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स. तो दिस इज not the NFO investment. NFO stands for new fund offer, means new schemes investments, not by the first time investments. Actually it means that investment in the new scheme. D option, additional purchase by the existing investors in another scheme. Additional purchase does not qualify into NFO, that is new fund offer. That is also again that is a consistent or running scheme. Hence answer A is correct, that NFO investment is actually the investment done by an investors in the new scheme. What is true about FMP? FMP stands for fixed maturity plan. A, NAV does fluctuate. Number option B, no default involved. C, देखिए NAV does fluctuate. ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? जब हम कह रहे हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है तो उसकी एक तरह से हमें रीजनेबल उसकी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में एप्लीकेबल होती है. अभी हम देखिए सी, रिटर्न्स कैन बी रीजनेबली प्रिडिक्टेड बिफोर मैच्योरिटी. फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है तो उसमें टेंटेटिव रिटर्न्स उसकी ऑलमोस्ट मेंशन्ड होती है. हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट रीजन्स कैन बी रीजनेबली प्रिडिक्टेड बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ FMP. हेंस आंसर इज सी. एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. FMPs आर लीस्ट एक्सपोज टू द इंटरेस्ट रेट रिस्क बिकॉज म्यूचुअल फंड मैनेजर विल नॉर्मली होल्ड दीज इंस्ट्रूमेंट टिल देयर मैच्योरिटी. अगर मैच्योरिटी तक हेल्ड करेंगे तो उसमें डेफिनेटली सारे इन्वेस्टमेंट्स की ऑलरेडी की रिटर्न्स कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, वो सब मेंशन्ड है उस पर. डेफिनेटली दीज रिटर्न्स कैन बी प्रेडिक्टेड. आल्सो FMP जनरली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज विद हाई क्रेडिट क्वालिटी. तो जनरली हाई क्रेडिट क्वालिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली रिस्क कम रहती है, सो दैट द क्रेडिट एंड लिक्विडिटी रिस्क आर मिनिमाइज्ड.
हेंस इसका मतलब क्या हुआ कि एफएमपीज पर रिटर्न्स कैन बी रीजनेबली प्रिडिक्टेड बिफोर मैच्योरिटी. SAI, that is statement of additional information, needs to be updated A yearly, B monthly, C quarterly, D half yearly. देखिए SAI जो है वो जो अपडेट करेंगे दैट शुड बी अपडेटेड एवरी क्वार्टरली. बैंक्टोरियल की इस वीडियो का नया क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन OD. OD स्टैंड्स फॉर ऑफर डॉक्यूमेंट. ऑप्शन A ट्रस्टी, B AMC, C स्पॉन्सर, D कस्टोडियन. तो देखिए जो ऑफर डॉक्यूमेंट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए ट्रस्टीज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के ट्रस्टीज होते हैं. हेंस आंसर इज A. Which of the following government securities have least maturity period? तो देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं. CD कमर्शियल डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, गिल्ड स्कीम्स. हमारे पास इसका आंसर है C ट्रेजरी बिल्स. देखिए ट्रेजरी बिल्स की जो मैच्योरिटी है वो मैक्सिमम 364 डेज होती है. जनरली दे आर इशूड इन 3 मैच्योरिटीज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज. तो इसकी जो मैच्योरिटी से होती है वो सबसे कम पीरियड की होती है. बाकी CD, CP एंड गिल्ड स्कीम्स आर लॉन्गर टर्म्स. तो इसलिए इसमें हमारे पास ट्रेजरी बिल्स इज द आंसर. हेंस आंसर इज C. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड? किसके लिए क्रेडिट रेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड? शॉर्ट टर्म डेट फंड, लिक्विड स्कीम्स, गिल्ड स्कीम्स, FMPs. देखिए क्रेडिट रेटिंग होती है जहां पर हमें रिस्क देखना हो किसी इन्वेस्टमेंट्स का कि कितना रिस्क है. तो अगर हम किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके डिफॉल्ट होने का रिस्क कितना है. तो इसमें देखिए ऑप्शन C हमारा आंसर हुआ. क्यों? C इज गिल्ड स्कीम. गिल्ड स्कीम्स आर द डेट फंड विच आर ओनली इन्वेस्ट इन द बॉन्ड एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज इशूड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो देखिए स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी डिफॉल्ट नहीं करती है, इसलिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको कभी भी क्रेडिट रेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इंश्योरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फिजिकल एसेट विज फाइनेंशियल एसेट. ट्रू और फॉल्स? देखिए इसका आंसर है A ट्रू. तो जो फिजिकल एसेट्स है उसमें इंश्योरेंस मैंडेटरी है, जस्ट लाइक गोल्ड एंड योर होम, क्योंकि उसके अंदर डैमेज हो सकता है, आपके हाउस का डैमेज हो सकता है, और वी कैन से गोल्ड है वो आपका चोरी हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है. इसलिए और फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उसमें इस तरह के रिस्क नहीं होते हैं. हेंस आंसर इज A, that this statement is true, that insurance is most important in physical assets vis-a-vis in financial assets. Which of the asset have the highest risk to be stolen? कौन सा ऐसा asset class है जिसके स्टील होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है? A रियल एस्टेट, B गोल्ड, C म्यूचुअल फंड, D बैंक बैलेंस. देखिए B गोल्ड की को स्टील होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है डेफिनेटली, इसलिए हमारा आंसर होगा B गोल्ड. Most best way to decide the risk appetite of the person is to ask the client that how much risk you are ready to take in the market. This statement is true or false? तो देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा कि क्या ये बेस्ट वे है कि किसी भी हम क्लाइंट से डायरेक्टली या इन्वेस्टर से पूछ लें कि आप कितनी रिस्क लेने के लिए तैयार हो. इसका आंसर हमारा है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बाय बिकॉज जो फाइनेंशियल प्लानर होता है वो रिस्क एपेटाइट को सिर्फ उससे पूछ कर डिसाइड नहीं करता कि आप कितने रिस्क ले सकते हैं, रेदर उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके फाइनेंशियल गोल्स, उसकी फैमिली प्लानिंग, उसकी फंड्स अवेलेबिलिटी, उसकी रेगुलर इनकम, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है. और उन्हीं सभी चीज़ों को पैरामीटर को कंसिडर करते हुए ही फाइनेंशियल प्लानर है उसके रिस्क एपेटाइट को कंसिडर करता है और रिस्क एपेटाइट के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है. उसे डायरेक्टली पूछ के कि हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डिसाइड. Share price of the gold mining company is dependent on A gold reserve, quality of the operation of the company, C gold price, D all of the above. तो देखिए गोल्ड माइनिंग कंपनी से जो गोल्ड को माइन करती है वो उनके शेयर प्राइसेस इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे कि उस माइन पे जो है वो कितना गोल्ड है. जितना गोल्ड होगा उसका उतना ही वैल्यू होगा, तो डेफिनेटली उनके शेयर प्राइस उतना इंक्रीज करेंगे. क्वालिटी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, कि कितना कंपनी उस जो क्वालिटी है ऑपरेशन है वो किस तरह से रन कर रही है, कितनी कंपनी कितना कॉस्ट इनकर कर रही है और कितना गोल्ड प्रोड्यूस कर रही है, मार्केट में गोल्ड प्राइसेस क्या चल रहा है. तो ये सभी एक गोल्ड माइनिंग कंपनी से अगर उसका शेयर प्राइस है तो इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ D ऑल ऑफ द अबव.
एक्सपेंस रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ऑफशोर फंड, इक्विटी फंड, डेट फंड, सेक्टर फंड। देखिए जब भी हम बात करते थे, हमने लास्ट टाइम जब हमारे पास लिक्विड फंड का ऑप्शन था तो हमने देखा था कि एक्सपेंस रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट था लिक्विड फंड में। अब यहाँ पर हमारे पास डेट फंड है, उस पर एक्सपेंस रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आउट ऑफ दीज 4 फंड्स। 5 कि डेट फंड्स के रिटर्न एक रीजनेबल रिटर्न्स होंगी, उनकी मिनिमम रिटर्न्स होंगी एज कम्पेयर टू अदर 3 फंड्स गिवन। तो उसमें अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगी तो वो उसकी रिटर्न्स को ईट अप करेगा, इसलिए डेट फंड्स में एक्सपेंस रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दीज पर्टिकुलर केसेस। हमारा यहाँ आंसर हो गया हमारा सी, राइट। While construction of the portfolio, the relative performance is done with। जब एक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसकी रिलेटिव परफॉर्मेंस किस से कंसिडर करेंगे? ए पीयर ग्रुप, असेट एलोकेशन, मॉडल पोर्टफोलियो, ट्रैकिंग एरर। हम कभी भी किसी पोर्टफोलियो की जो कंस्ट्रक्शन है और उसकी परफॉर्मेंस है जो उसको कंपेयर करेंगे हमेशा पीयर ग्रुप से करेंगे, हेंस आंसर इज ए। द बैलेंस फंड्स बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन इज लोअर रिस्कियर देन हाई यील्ड डेट फंड। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? Hence answer is A. This statement is true because the balance fund is based on flexible asset allocation। तो बैलेंस फंड में हम इन्वेस्टमेंट सभी जगह करेंगे, इक्विटी में, देन डेट में, तो वो एक बैलेंस पोर्टफोलियो होगा। जबकि हम हाई यील्ड जो डेट फंड्स होते हैं तो वो जंक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, और हाई यील्ड डेट फंड्स होंगे तो वो डेफिनेटली उनकी रेटिंग्स, क्रेडिट रेटिंग्स कम होंगी तो वो ज़्यादा रिस्की होंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास द बैलेंस्ड फंड बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन इज लोअर रिस्कियर देन द हाई यील्ड डेट फंड, hence answer is A। That statement is true that balanced fund जो होंगे वो flexible asset allocation के बेसिस पर होंगे, वो lower riskier होंगे as compared to high yield debt fund। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहीं तक। डेफिनेटली अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। प्लीज 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 एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Keep on watching these videos and keep enjoying and keep passing these certifications. We will keep bringing you with so many certification, mock test series, chapter wise classes, membership program. Definitely these will be coming your ways। और guys जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, हम आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं जिसमें आंसर्स नहीं होंगे, वो आंसर्स आप देंगे, और जो भी उसमें हाईएस्ट स्कोर करेगा